हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आप सारे लोगों ने एक वाक्य सुना होगा कि सिनेमा को हमारे समाज का आईना कहा जाता है। इमरजेंसी मूवी अभी चर्चा में है, ये अभी रिलीज नहीं हुई है। इसकी रिलीज को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम कॉन्टेक्स्ट क्या होगा वो भी समझेंगे और हमारी यूपीएससी एग्जाम के अनुसार ये कहाँ पर ज़रूरी है मैं उसको भी बताऊंगा। तो ये केवल ऐसा कई लोगों को लगे कि भाई ये इमरजेंसी मूवी पर हम कोई सेशन लेने वाले हैं, तो इमरजेंसी मूवी के कारण कुछ विशेष चीज़ें जो अभी चर्चा में आई हैं, इसमें कुछ संशोधन की बात करें तो ये जीएस पेपर 2 से आपका जुड़ा है। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी ले पाएं। लेकिन मुद्दा क्या है पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आज का सीबीसी है। सीबीएफसी है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहा जाता है, यानी केंद्रीय एक बोर्ड है जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है। आप सारे लोगों ने कभी पिक्चर देखी हो, मूवीज देखी हो, तो जब फिल्म शुरू होती है तो एक सर्टिफिकेट सा आता है, उस पर कभी यू लिखा होता है, कभी ए लिखा होता है, कभी यूए लिखा होता है, कुछ केसेस में एस भी लिखा जाता है। इसी में हाल ही में संशोधन हुआ था 2023 में, उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा आपको थंबनेल में भी दिख रहा है, क्या इमरजेंसी पर बैन लग जाएगा, हाई कोर्ट ने इसके लिए क्या आदेश दिए। तो देखिए, सीबीएफसी जब तक सर्टिफिकेशन नहीं देती, आपने कोई मूवी बनाई, उसका डायरेक्शन किया, उसमें एक्टिंग करवाई, सारी चीज़ें, कोई भी किरदार था उससे सारी चीज़ें हो गई, उस मूवी की एडिटिंग हो गई, फाइनल कॉपी आ गई, लेकिन उसके बाद सीबीएफसी का रोल यहां पर आ जाता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका आ जाती है। तो इसको समझिए, जो सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो फिल्म जगत के लिए जो प्रमाणन की घटना है, तो ये एक ऐसी चीज है जो तो आवश्यकता होती ही होती है। किसी भी फिल्म के ऊपर सर्टिफिकेट जब तक नहीं आएगा वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अब बात जिस मूवी के लिए हो रही है वो है इमरजेंसी मूवी। अब इमरजेंसी मूवी पर क्या विवाद है, ऐसे तो कितनी फिल्में आती हैं, इनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब इमरजेंसी मूवी की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो इमरजेंसी मूवी की जो एक्ट्रेस हैं वो है कंगना रनौत, और जो मूवी इमरजेंसी है वो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर है। इंदिरा गांधी जिस पार्टी से आती हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, और कंगना रनौत भी एक राजनीतिक दल से आती हैं। बीजेपी की ये सांसद हैं मंडी सीट से, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अभी चुनाव जीता और लोकसभा की सदस्य भी हैं। तो बात ये विवाद था कि इमरजेंसी मूवी के कारण भारत में बाद में सिख दंगे भी हुए थे, तो इस कारण जो समाज की हार्मनी है, जो शांति है, वो कहीं ना कहीं भंग हो जाए, इसको लेकर सीबीएफसी ने इस पर अटकलें लगा रखी थी और इस पर क्लियरेंस नहीं दिया। ये मूवी 6 सितंबर को रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब इस पर सर्टिफिकेशन नहीं आया तो क्या हुआ, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, फिल्म का जो प्रोड्यूसर थे, उन सारे लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी। ये सारे लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गए क्योंकि हमारा बॉलीवुड वहीं से पूरा ऑपरेट होता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, हालांकि मुंबई नाम उसका हो चुका है, लेकिन कोर्ट में अभी भी इसका नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उसका नाम अभी प्रयागराज नहीं हुआ है, इलाहाबाद ही है। तो वैसे ही इस बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम भी आपको बॉम्बे हाई कोर्ट ही, मतलब मुंबई के इस कोर्ट का नाम जो हाई कोर्ट है, इसने आदेश दिया कि भाई सीबीएफसी ऐसा तो कर नहीं सकती है कि भाई किसी भी मूवी को फिल्म सर्टिफिकेशन ही ना दे। हो सकता है ये जनता तय करेगी कि वो मूवी में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो सही है या नहीं है, और कोर्ट ने यहां कहा कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो उस चीज तक ना पहुंच पाए। तो सीबीएफसी यहां पर क्यों रोक रहा है, भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको क्यों रोका जा रहा है? तो इसका एक एंगल ये भी बताया गया कि जानबूझकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, हाई कोर्ट को यहां क्यों एंट्री लेनी पड़ी है? तो इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है। क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं कि भाई 2 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में।
मतलब यहाँ के विधानसभा चुनाव का समय है। तो विधानसभा चुनाव में ये इमरजेंसी की कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि यहाँ पर वोट बैंक को प्रभावित कर दे, इस कारण इस फिल्म की रिलीज डेट को टाला जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इस में एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिया है, इस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट टेल्स सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन टू टेक डिसीजन ऑन रिलीज ऑफ कंगना रनौत इमरजेंसी बाय सितंबर 25, मतलब 25 सितंबर तक आप निर्णय लीजिए कि फिल्म को सर्टिफिकेशन देना है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने और सारे लोगों ने इसमें कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में कि जिससे हार्मनी शांति भंग हो जाएगी या किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई दबाव आ जाएगा। एक सामान्य से कुछ जीवन के जो इमरजेंसी के दौर पर जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर ये मूवी बनाई गई। तो ये हाई कोर्ट को उन्होंने एक आश्वासन दिया और हाई कोर्ट ने फिर सीबीएफसी को कहा कि जल्दी से डिसीजन लो कि भाई किसी भी मूवी जब बनती है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं, और जैसे जैसे अगर उनकी डेट डिले होती है तो उसका असर उस पूरे प्रोडक्शन हाउस पर पड़ता है, क्योंकि जब मूवी को रिलीज करेंगे तब तो जनता से उनको पैसा आएगा। तो कई अभी बीच में खबर आई थी कंगना रनौत को अपना मुंबई का एक बंगला भी बेचना पड़ा था, ऑफिस था या बंगला था, कुछ ऐसी घटना थी। तो यानी ये भी एक फ्लो जरूरी है। तो यहां पर हाई कोर्ट को एंट्री लेनी पड़ी है। तो हमारे लिए ये तो मुद्दा हो गया, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेनली इस न्यूज से क्या निकल कर आता है। तो मैंने जैसा कहा ये जीएस पेपर 2 से आपके लिए जरूरी है। तो जीएस पेपर 2 में हम यहां पर एक एक्ट को पढ़ेंगे, सीबीएफसी को देखेंगे कि इंडिया में किस तरह का सिस्टम है। तो इसके लिए आप एक एक्ट है जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफिक या सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952। 1952 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया, जिसके तहत एक वैधानिक संस्था है सीबीएफसी जो इस फिल्म सर्टिफिकेशन को देती है। कई फिल्मों के ऊपर आपने यू लिखा दिखाओ, यूनिवर्सल है, किसी पर अडल्ट वयस्क होते हैं जो 18+ ही देख सकते हैं। इसके अलावा अभी एक नई कैटेगरी आई है यूए, यूनिवर्सल एडल्ट। इसमें भी कैटेगरी है कि 7+, 13+, 16+, मतलब 7 से 13 के बीच में एक अलग कैटेगरी होगी। ऐसा दिया गया है कि भाई कोई मूवी है जो बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर भी एज के अनुसार 16 साल का बच्चा देखेगा तो उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, 7 साल का बच्चा प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे फिल्म सर्टिफिकेशन में भी कैटेगरी की गई है। इसमें एक और होता है जिसको एस है, वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा, तो आखिरी तक सेशन जरूर देखिएगा। तो इसमें आपको जो हमारे जीएस पेपर 2 से पॉलिटी वाले सेगमेंट से सिनेमेटोग्राफिक एक्ट क्या है, ये क्यों चर्चा में था, उसको हम जरूर समझेंगे। हालांकि ये जो डिसीजन कभी भी कोर्ट लेती है तो कोर्ट के पास कोई ना कोई आधार होता है। तो सीबीएफसी जो डिसीजन ले पा रही है वो क्यों इतना जरूरी है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि प्रिंट मीडिया से ये मोशन पिक्चर मीडिया कैसे डिफरेंट होता है। तो चलिए इसका के बारे में आकलन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि 22 सितंबर की डेट याद रख लीजिए। 22 सितंबर सुबह 11 बजे एएन कॉलेज पटना में ओपन सेमिनार है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भर दीजिए, इस सेमिनार में आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी तरह की समस्या आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको लेक्चर की पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। चलिए हम जिस बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो जो केंद्रीय बिल प्रमाणन बोर्ड है ये क्या है, एक वैधानिक संस्था है, एक वैधानिक निकाय है जिसको शक्ति किससे मिलती थी, तो भाई सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 से मिलती थी। लेकिन क्यों चर्चा में है ये, क्योंकि भाई इसमें क्या करना पड़ा, 2023 में संशोधन की आवश्यकता हुई। आप कहेंगे क्यों संशोधन की आवश्यकता हुई, तो संशोधन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि बताया गया हमारे फिल्म इंडस्ट्री की कई मूवीज जैसे रिलीज होती है, कोई फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई और शनिवार तक, संडे तक वो मूवी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टॉरेंट पे मिल जाएगी। हो सकता है उसकी मूवी हॉल में किसी ने जाकर रिकॉर्डिंग कर ली हो और उसकी कोई पायरेटेड सीडी मिल जाएगी। तो पायरेशन जो है या पायरेटेड जो चीज़ें हैं ये आप सारे लोगों ने मार्केट में बहुत ईजिली देखा होगा। 5-5 रुपए में एक मूवी आजकल पेन ड्राइव में डल जाती है, और जब किसी पिक्चर को, किसी सिनेमा को बनाया जाता है तो कई बार उनका खर्चा
इतने रुपए भी है, कई मूवियाँ 300 करोड़ रुपए की भी बन रही हैं। हॉलीवुड की मूवियाँ तो भाई 1000 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास भी पहुंच चुकी हैं। तो इतना रुपए जब डायरेक्टर्स लगाते हैं, प्रोड्यूसर्स इसके ऊपर लगाते हैं, तो उनकी भी सारी चीज़ें दाव पे लगी होती हैं। तो पायरेसी के कारण एक बहुत बड़ा मार्केट इनका प्रभावित होता है, जिनमें ये फिल्म बहुत ईजिली कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो जाती है। तो इसको लेकर इसमें कुछ नियमावली में बदलाव होने थे, तो 2023 में इसमें संशोधन किए गए और फिर इसमें कुछ नियम भी जोड़े गए। वैसे इसके जो कुछ नियम थे वो 1982 में लाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में 2024 के अंदर इसमें कुछ नए नियमों को जोड़ा गया है कि संशोधन के तहत, 2023 के संशोधन के तहत, और इसमें फिल्म सर्टिफिकेशन पर भी थोड़े से बदलाव हुए हैं, वो भी हमारे लिए जानने योग्य है। तो क्यों चर्चा में है? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसरण में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ नियम 1983 के स्थान पर सिनेमेटो प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। तो हमारे पास एक्ट जो था वो 1952 का एक्ट था, लेकिन उस 1952 के एक्ट में संशोधन किए गए 2023 में, और उसके आधार पर कुछ नए नियम लाए गए। उस नए नियमों की मैंने आपको बात बताई, क्यों जरूरत थी, तो वो पायरेसी को रोकने के लिए था। तो अगर हम सिनेमेटोग्राफ संशोधन देखें तो ये 2023 ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया, जो भारत में फिल्मों के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन, प्रदर्शन और सेंसरशिप को नियंत्रित करता है। तो ये उसके आधार पर कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो रिलीज होने से पहले इसके पास, इस वैधानिक निकाय के पास पूरा अधिकार होता है कि ये कौन कौन से, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां हों जो समाज के अंतर्गत शांति को भंग कर सकती हैं। तो कई बार सुना होगा आपने, कई मूवीज में कट लगते हैं, कुछ सीन्स को हटा दिया जाता है, कुछ वाक्यों को हटा दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा सीबीएफसी इसके पास होता है कि सेंसरशिप कहाँ लगानी है, इसका प्रदर्शन कितनी जगह होगा, इसको प्रमाणन कौन सी कैटेगरी में दिया जाएगा, अडल्ट में दिया जाएगा, वयस्कों के लिए है कि इसको सिर्फ 18+ के लोग देख सकते हैं या सभी लोग देख सकते हैं, या 7 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, या 13 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, या 16 साल तक के बच्चे देख सकते हैं। ये ऐसी कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी एस भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इसके अलावा ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है ये 1952 में लाया गया था इसी चीज को लेकर कि भाई सिनेमा के ऊपर, सिनेमा जो है मैंने आपको बताया कि इसको कहा जाता है ये समाज का आईना है। तो इस पर इतनी क्यों पाबंदी है भाई? प्रिंट मीडिया भी तो है, प्रिंट मीडिया में भी तो कितनी सारी चीजें छपती हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है। तो देखिए, हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा जो असर करता है वो मोशन पिक्चर्स करती हैं। मतलब आप किसी लेख को पढ़िए और किसी मूवी को देख लीजिए। जैसे आप कोई किताब पढ़ी है और उसी पर आधारित कोई मूवी बन गई है, तो हमारे दिमाग को जो चित्र होते हैं या हम पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी पिक्चर को देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है, वही चीज़ किताब में पढ़ेंगे तो समझने आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कम समझने आएगा। तो वीडियो का इम्पैक्ट हमारे ऊपर अधिक होता है। तो इसको लेकर कि भाई ये समाज का आईना भी है और समाज के लोगों में इसका अच्छा प्रचलन भी है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से सेंसरशिप्स हो, उसमें क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको रेगुलेट भी किया जाए, उसका नियम भी किया जाए। तो इसी के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में लाया गया। इसी आधार पर 1982 में नियम आए और वो 1983 में उसको रिलीज कर दिया गया था। इसके जो नियम थे, रूल्स थे, तो हमारे पास कुछ रूल्स थे, वो नियम 1983 के, अब उनको बदलकर नए नियम आ गए हैं 2024 के। ये मार्च महीने में ही हुआ है, ये अभी का ही करंट का ही टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये नियम जो आए वो इसी के अंदर संशोधन के कारण आए, और संशोधन की आवश्यकता क्यों थी ये मैंने आपको बताया। तो अगर आप सीबीएफसीज की बात करो तो सीबीएफसीज का पूर्ण रूप केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। एक वैधानिक संस्था है जिसे फिल्मों को प्रमाणित करना होता है, और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक हिस्सा है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाए जाने पर 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम का पालन किया जाए। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में एक अध्यक्ष और 12 से 25 सदस्य होते हैं जो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करते हैं। तो कई बार फिल्मों के ऊपर जब कई तरह की कंट्रोवर्सी फिल्म आती है तो उस पर सीबीएफसी अपनी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है, और यही प्रतिक्रिया अभी किसके लिए थी? इमरजेंसी को लेकर थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सीबीएफसी 25 तारीख तक फिल्म सर्टिफिकेशन पर जवाब दे और इस फिल्म को रिलीज करे।
तो ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं उनके अनुसार आपको कुछ कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेशन देखने मिलेंगे। एक ऐसा होता है जिसमें फिल्म में यू लिखा होता है, यू या आ लिखा होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल है ये, इसको सब देख सकते हैं। ऐसे कोई भी एज ग्रुप के लोग नहीं है जो इसको नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं। कुछ मूवीज होती हैं जिन पर यूए लिखा रहता है, यूनिवर्सल अडल्ट। यूनिवर्सल अडल्ट के अंदर कैटेगरी है कि भाई इसको बच्चों को दिखाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी है कि भाई 7 साल से प्लस, मतलब UA 7, UA 13 और UA 16, मतलब 7 साल तक की उम्र के बच्चों को दिखाया जा सकता है, 13 साल की उम्र के बच्चों को दिखाया जा सकता है और 16 साल की उम्र तक के बच्चों को दिखाया जा सकता है। कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें हिंसा बहुत अधिक होती है, बच्चा अभी उस समय कच्ची मिट्टी होता है, कुछ नई चीजें वो सोच ले, समझ ले और उसके मानसिक स्तर पर प्रभाव आए, तो ये भी एक कैटेगरी है यूनिवर्सल अडल्ट वाली। एक होती है वयस्क, जो 18 प्लस के लोग ही देख सकते हैं। आज की डेट में OTT प्लेटफॉर्म्स का भी चलन आ गया है, तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया है नए नियमों को। आप जैसे अमेजॉन वगैरह पर कभी मूवी देखेंगे तो अमेजॉन पर एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, चाइल्ड सेक्शन। अब उस चाइल्ड सेक्शन में अगर बच्चा मूवी देखेगा तो वैसी मूवी उसको नज़र ही नहीं आएंगी जो अडल्ट वाली हैं, या उसकी उम्र के अनुसार कोई, अगर वो बच्चा बहुत छोटा है तो UA जो कैटेगरी है उसमें अगर वो 16 साल वाली कोई मूवी है तो वो नहीं देख सकता है। तो ऐसे कई इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस कहाँ से हुए हैं? 2024 के नियमन से। इसके अलावा इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको S से दर्शाया जाता है। हालांकि आम जनताओं के लिए नहीं होती है, हो सकता है कि किसी वैज्ञानिक के लिए कोई मूवी बनाई गई हो, या किसी डॉक्टर्स के लिए, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी के होता है जो किसी विशेष समुदाय के लिए ज़रूरी होती है, सबके लिए ज़रूरी नहीं होती है, तो उनको S सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, A, U, UA, तो इस तरीके से आप इसको बांटते हैं। तो ये आपको समझने आया होगा। जैसे ये GS पेपर 2 का पार्ट था, तो GS पेपर 2 को, GS पेपर 1 को, GS पेपर 3 and 4 को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो GS के जितने पेपर हैं आपके 1, 2, 3 and 4, इनको आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे 250 नंबर के हैं, तो 1000 नंबर इस तरीके से हो जाते हैं, और 250 मार्क्स आपके एस्से के हैं, निबंध के हैं। तो इस तरीके से 1250 नंबर आपके मेंस में ये ज़रूरी है। तो हमारा जो P2I बैच है जिसमें प्रीलिम से लेकर आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है, तो इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है, तो 1750 नंबर का होता है। बाकी ऑप्शनल भी आप अवेल कर सकते हैं हमारे यहाँ। ऑप्शनल बैचेस वैसे आपको अलग से लेने हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा 22 तारीख तक आप प्रतिज्ञा प्लस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये 8 मंथ का बैच है जिसमें क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन ये टारगेटेड है 2025 के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे। थोड़ा आपको रिग्रेस पढ़ना पड़ेगा इसमें। सुबह 8 बजे का बैच है। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 11,000 रुपीज़ की प्राइज़ मनी जीतने का मौका है। प्रीलिम्स क्लियर होने पर आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। ऐप या वेबसाइट पर जाइए, मनीष लाइव कोड यूज़ करिए, प्रतिज्ञा प्लस बैच का हिस्सा बन जाइए। इसके अलावा प्रतिज्ञा प्लस के लॉन्ग टर्म बैचेस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म बैचेस की जो फीस है वो 39,999 है। जब आप इसको, ये कॉम्बो ऑप्शनल बैच भी इसमें आपको साथ में मिल जाएगा। हालांकि प्रतिज्ञा के साथ भी ऑप्शनल लेंगे तो 9,999 का ही है, लेकिन इसके साथ आप लॉन्ग टर्म में 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ये बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 27 सितंबर से इसकी शाम 6 बजे से क्लासेस हैं। सक्सेस कार्निवल के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो मनीष लाइव कोड यूज़ करके इसको एनरोल कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए ये मेरे हैंडल्स हैं, ये मनीष श्रीवास्तव GS मेरी इंस्टाग्राम ID, यहाँ मैसेज कर सकते हैं। M27 श्रीवास्तव से आपको PDF ईजिली मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने आज की क्लास में आपको समझाई है वो आपको समझ आई होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा है और ऐसे आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।